दोस्तों, आज की कहानी है देवरान की सूनी कोख पर जेठान ने चली चाल। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। परवीन की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी अंजू सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। परवीन अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटता, सूना सूना सा घर काटने को दौड़ता। परवीन के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी रूपा के 3-3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रहते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए अंजू रूपा के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वह उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन अंजू बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि रूपा ने ना जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, तुम बार बार वहां मत जाया करो, वहां भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बाज है, तुम अपने घर में ही खेला करो। अंजू यह बात सुनकर उदास हो गई। कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहाँ माथा रगड़ आई। बीकमपुर वाली काली माई मंदिर की पुजारिन ने उससे कई टीन सरसों के तेल के दिए में मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकमपुर वाला फकीर जब जब मंत्र फूके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोलकर पीने को देता, बदले में उससे 100 से 100 के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी ही रही। अब वह क्या करे। अंजू का जी चाहा कि वह खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। रूपा जो कह रही थी, क्या सचमुच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं? लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे। अंजू फिर से सोच में डूब गई। लेकिन रूपा तो कह रही थी कि भूत प्रेत ही मेरी गोद नहीं भरने दे रहे हैं। हो सकता है कि रूपा सच कह रही हो। इस घर में कोई ऊपरी साया है जो मुझे फलने फूलने नहीं दे रहा है। नहीं तो रूपा की शादी मेरे साथ हुई थी। अब तक उसने 3 से 3 बच्चे हो गए हैं और मेरे एक भी नहीं। कुछ तो वजह है। प्रवीण जब खेत से लौटा तो अंजू ने उसे अपने मन की बात बताई। सुनकर प्रवीण ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अंजू, ये सब वाहियात बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रूपा भाभी अनपढ़ गंवार है। वे आंख मूंद कर ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हैं। तुम चिंता मत करो, हम कल ही अस्पताल चलकर तुम्हारा और अपना भी चेकअप करा लेते हैं। परवीन भी बच्चा नहीं होने से परेशान था। दूसरे दिन अस्पताल जाने के लिए भाई के घर गाड़ी मांगने गया। परवीन के बड़े भाई ने जब सुना कि परवीन अंजू को अस्पताल ले जा रहा है तो उसने परवीन को खूब डांटा। वह कहने लगा, अब यही बचा है, तुम्हारी औरत के शरीर से डॉक्टर हाथ लगाए, उसे शर्म नहीं आएगी पराये मर्द से शरीर छुआने में? तुम भी बेशर्म हो गए हो। अरे भैया, वहाँ लेडी डॉक्टर भी होती हैं जो केवल बच्चा जनने वाली औरतों को ही देखती हैं, प्रवीण ने समझाया। चुप रहो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। गांव के ओझा से झाड़ फूंक कराओ, सब ठीक हो जाएगा। प्रवीण चुपचाप खड़ा रहा। आज ही मैं ओझा से बात करता हूँ, वह दोपहर तक आ जाएगा। गांव की ढेरों औरतों को उसने झाड़ा है, वह ठीक हो गई और उनके बच्चे भी हुए। भैया, ओझा भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगता है। झाड़ फूंक से बच्चा नहीं होता। जिस्मानी कमजोरी के चलते भी बच्चा नहीं होता है। इसे केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, परवीन ने फिर समझाया। बड़ा भाई नहीं माना। दोपहर के समय ओझा आया। परवीन का बड़ा भाई भी साथ था। परवीन उस समय खेत पर गया था। अंजू अकेली थी। वह अंजू को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। अंजू को ओझा मदारी की तरह लग रहा था।
उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वह थोड़ी देर के लिए घबरा सी गई। साथ में बड़े भैया थे, इसलिए उसका डर कुछ कम हुआ। ओझा ने हूँ आह आ की एक आवाज अपने मुंह से निकाली और बड़े भैया की ओर मुंह करके बोला, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। यह कभी बंसवारी में गई थी, पूछो इससे। हाँ बहू, तुम वहाँ गई थी क्या? बड़े भैया ने पूछा। शाम के समय गई थी मैं, अंजू ने कहा। वहीं इसने एक लाल कपड़े को लांघ दिया था। वह चुड़ैल का रुमाल था। वह चुड़ैल किसी जवान औरत को अपनी चेली बनाकर चुड़ैल विद्या सिखाना चाहती है। इसने नागा है, अब वह इसे डायन विद्या सिखाना चाहती है। तभी से वह इससे के पीछे पड़ी है। वह इसका बच्चा नहीं होने देगी। अंजू यह सुनकर थर थर कांपने लगी। क्या करना होगा? बड़े भैया ने हाथ जोड़कर पूछा। पैसा खर्च करना होगा, मंत्र जाप से चुड़ैल को भगाना होगा, ओझा ने कहा। मंत्र जाप के लिए ओझा ने दारू, मुर्गा व हवन का सामान मंगवा लिया। दूसरे दिन से ही ओझा वहां आने लगा। जब वह अंजू को झाड़ने के लिए आता, रूपा भी अंजू के पास आ जाती। एक दिन रूपा को कोई काम याद आ गया, वह आ ना सकी। घर में अंजू को अकेला देख ओझा ने पूछा, रूपा नहीं आई? अंजू ने ना में गर्दन हिला दी। ओझा ने अपना काम शुरू कर दिया। अंजू ओझा के सामने बैठी थी। ओझा मुंह में कुछ बुदबुदाता हुआ अंजू के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हाथ से छू रहा था। ऐसा उसने कई बार दोहराया। फिर वह उसके कोमल अंगों को बार बार दबाने की कोशिश करने लगा। अंजू को समझते देर नहीं लगी कि ओझा उसके बदन से खेल रहा है। उसने आव देखा न ताव एक झटके से खड़ी हो गई। यह देखकर ओझा सकपका गया। वह कुछ बोलता इससे पहले अंजू ने दबी आवाज में उसे धमकाया। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ रही हूँ। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो सचमुच मेरे ऊपर चुड़ैल सवार हो रही है। ओझा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और उल्टे पैर भागा। उसी समय रूपा आ गई। उसने सुन लिया कि अंजू ने अभी अभी अपने ऊपर चुड़ैल सवार होने की बात कही है। वह नहीं चाहती थी कि अंजू को बच्चा हो। रूपा के दिमाग में चल रहा था कि अंजू और परवीन के बच्चे नहीं होंगे तो सारी जमीन जायदाद के मालिक उसके बच्चे हो जाएंगे। परवीन के बड़े भाई के मन में खोट नहीं था। वह चाहता था कि परवीन और अंजू के बच्चे हों। अंजू को चुड़ैल अपनी चेली बनाना चाहती है, यह बात गांव वालों से छिपा कर रखी थी, लेकिन रूपा जानती थी। उसकी जबान बहुत चलती थी। उसने राज की यह बात गांव की औरतों के बीच खोल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि अंजू बच्चा होने के लिए रात के अंधेरे में चुड़ैल के पास जाती है। अब तो गांव की औरतें अंजू से कतराने लगी, उसके सामने आने से बचने लगी। अंजू उनसे कुछ पूछती भी तो वे उससे सीधे मुंह बात ना करके कन्नी काट कर निकल जाती। पूरा गांव उसे शक की नजर से देखने लगा। अंजू के बुलाने पर भी रूपा अपने बच्चों को उसके पास नहीं भेजती थी। 2 से 3 दिन से परवीन का पड़ोसी रामदा का बेटा बीमार था। रामदा की पत्नी जानती थी कि अंजू डायन विद्या सीख रही है। वह बेटे को गोद में उठा लाई और तेज आवाज में चिल्लाते हुए परवीन के घर में घुसने लगी। कहाँ है रे अंजू डायन? तू डायन विद्या सीख रही है ना? ले, मेरा बेटा बीमार हो गया, इसे तूने ही निशाना बनाया है। अगर अभी तूने इसे ठीक नहीं किया तो मैं पूरे गांव में नंगा करके नचाऊंगी। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक पड़ोसन फूलकली कह रही थी, अंजू ने ही बच्चे पर कुछ किया है, नहीं तो कल तक वह भला चंगा खा पी रहा था। यह सब इसी का किया धरा है। दूसरी पड़ोसन सुखिया कह रही थी, अंजू को सबक नहीं सिखाया गया तो वह गांव के सारे बच्चों को इसी तरह मार कर खा जाएगी। अंजू घर में अकेली थी। औरतों की बात सुनकर वह डर से रोने लगी। वह अपने आप को कोसने लगी।
क्यों नहीं उनकी बात मानकर अस्पताल चली गई। जेठ जी के कहने में आकर ओझा से इलाज कराना चाहा, मगर वह तो एक नंबर का घटिया इंसान था। अगर मैं उसकी चाल में फंस गई होती तो परवीन को मुंह दिखाने के लायक भी न रहती। बाहर औरतें उसे घर से निकालने के लिए दरवाजा पीट रही थी। तब तक परवीन खेत से आ गया। अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर वह डर गया। फिर हिम्मत करके परवीन ने पूछा, क्या बात है भाभी? अंजू को क्या हुआ है? तुम्हारी औरत डायन विद्या सीख रही है। ये देखो किसना को क्या हाल कर दिया है। 4 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है इसने। रामधनी काकी ने कहा। गुस्से से पागल परवीन ने गांव वालों को ललकारा, खबरदार किसी ने अंजू पर इल्जाम लगाया तो वह मेरी जीवन संगिनी है, उसे बदनाम मत करो। मैं एक एक को सचमुच में मार डालूंगा। किसी में हिम्मत है तो अंजू पर हाथ उठाकर देख ले। इतना कहकर वह रूपा भाभी का हाथ पकड़कर खींच लाया। यह सब इसी का किया धरा है। बोलो भाभी, तुमने ही गांव की औरतों को यह सब बताया है, झूठ मत बोलना। सरोजन चाची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सरोजन चाची भी वहां सामने ही खड़ी थी। रूपा उन्हें देखकर अंदर तक भाग गई। उसने अपनी गलती मान ली। परवीन ओझा को भी पकड़ लाया। मक्कार कहीं का, तुम्हारी सजा जेल में होगी। दूर खड़े बड़े भैया की नजरें झुकी हुई थी। वो अपनी भूल पर पछतावा कर रहे थे।